नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। तो ये जो आपका वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक होगा वो 80 नंबर का होगा और पेपर होगा 3 घंटे 15 मिनट का। और इस पेपर में आपके किस प्रकार से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 18, जिसमें से 12 होंगे आपके अवसद वाले और 6 जो होंगे वो आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले होंगे। और नेक्स्ट अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे आपके 12, प्रत्येक होगा 1 नंबर का। लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे आपके 13, प्रत्येक 2 नंबर के। और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होंगे 4, जो प्रत्येक 3 नंबर के होंगे। और निबंधात्मक प्रश्न जो होंगे वो आपके 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 4 नंबर का होगा, और ये अथवा में आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के 18 और 12 30 टोटल प्रश्नों के बारे में बात करी थी। और इस वीडियो में हम लघुत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से बचाने के कोई 2 तरीके बताइए। तो पहला तरीका है लोहे पर तेल या ग्रीस लगाना, और लोहे पर पेंट करना। इन 2 तरीकों से लोहे पर जंग लगने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के 2 अपरूप लिखिए। तो कार्बन के अपरूप होते हैं ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन। ये तीनों अपरूप कार्बन के होते हैं। इनमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेल की संरचना का चित्र बनाइए। तो मिसेल क्या होता है, जब हम कपड़े धोते हैं तो साबुन के जो कण होते हैं वो कपड़े में उपस्थित वसा के कणों को चारों ओर से घेर लेते हैं और एक संरचना बनती है जिसे मिसेल कहते हैं। और इस मिसेल के अंदर क्या होता है, जो मिसेल के सिर होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और पूंछ जो होती है वो अंदर की तरफ होती हैं। और इनके मध्य में होता है तेल की बूंद। तो इस प्रकार से ये मिसेल की संरचना का चित्र आपको बनाना है ऐसा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है। तो आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे धनावेश में वृद्धि होती है। जब धनावेश की वृद्धि होगी तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो अधिक तेजी से नाभिक की ओर आकर्षित होंगे। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु का जो आकार होगा वो घट जाएगा और त्रिज्या भी उसकी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम और कार्य लिखिए। तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। HCl के कार्य क्या हैं, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, कठोर ऊतकों को गोलना, निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना, और निष्क्रिय प्रोरेमिन को सक्रिय रेनिन में बदलना। और नेक्स्ट कार्य होता है इसका टाइलिन की क्रिया को बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसके कार्य बताइए। तो प्लेसेंटा क्या होती है, ये जो भ्रूण होता है, भ्रूण को माता के गर्भाशय से जोड़ने वाली एक नली होती है जिसे प्लेसेंटा या आंवल और अपरा भी कहते हैं। इसके क्या कार्य होते हैं, इसके कार्य होते हैं भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति करना, और भ्रूण से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना। और एक और अन्य कार्य होता है इसका, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी ये प्लेसेंटा कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। चित्र में आपको चित्र बनाने से सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके नाम लिखना। तो आपको इसके नाम लिखना है, जैसे बाह्य दल हो गया, पुंकेसर हो गई, परागकोश हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गई, ये अंडाशय हो गया। इस प्रकार से आपको नाम अंकित करने चित्र बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक लिखो। तो इसका आंसर है लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, जहाँ f क्या है, फोकस दूरी है, और P क्या है, लेंस की क्षमता है। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, SI मात्रक होता है डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कोई 2 कारक लिखने। तो पहला कारक है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है प्रतिरोध, और दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ तथा साधित्र यानी कि विद्युत के जो साधन होते हैं उनको सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय लिखिए।
तो इसके सुरक्षा उपाय हैं विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल करना और उचित अर्थिंग का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को दाहिने हाथ का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो इस प्रकार से जो दक्षिण हस्त होता है, अगर उसके अंगूठे की दिशा में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी जो मुड़ी हुई अंगुलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। तो इसमें ये जो चित्र दे रखा है इसमें जो प्रतिरोध संयोजित हैं वो श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो श्रेणी क्रम में इसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ना है। तो 2 ओम ये हो गया, 2 ओम ये हो गया, तो दोनों को जोड़ के 4 ओम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत व अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा लिखिए। तो नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, ऐसे स्रोत प्राकृतिक स्रोत जो निरंतर चलते रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इनको बार बार उपयोग किया जा सकता है। जबकि अनवीकरणीय साधन क्या होते हैं, जिनके भंडार सीमित है, इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता एक बार खत्म होने के बाद में, ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय लिखिए। तो वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, समय के साथ में अपचयित हो जाते हैं और इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, और इससे बचाने के लिए इनको क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक इनके साथ में मिलाए जाते हैं। और इसी क्वेश्चन में है कि ये जो अभिक्रिया दे रखी है इसमें अपचयन और उपचयन किसका हो रहा है वो लिखना है। अपचयन और उपचयन इनके ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं। तो इसमें हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन क्रिया करके कॉपर और जल बना रहे हैं। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर में बदल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रही है, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जबकि हाइड्रोजन का के साथ में ऑक्सीजन मिल रही है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का तो अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताइए और उसके कार्य लिखिए, और इसकी कमी से होने वाले रोग का भी नाम लिखिए। तो हार्मोन जो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है वो है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन के कार्य क्या होते हैं, ये मनुष्य के शरीर में रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य भी करता है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज़ रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण को समझाओ और आरेख चित्र भी बनाओ। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है, मनुष्य में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र या 44 गुणसूत्र अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। जबकि जो एक जोड़ा होता है जिसमें 2 गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से पुरुष में XX प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं और स्त्री में या मादा में XX, पुरुष में XY होते हैं और मादा में XX प्रकार के होते हैं। और जो नई संतान की उत्पत्ति होती है तो उसमें क्या होता है 50-50% गुणसूत्र माता से और 50% पिता से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जब मादा से नर से X और Y और मादा से XX गुणसूत्र संतति में जाएंगे तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो पुरुष से X गुणसूत्र और मादा से X गुणसूत्र आए, या फिर पुरुष से Y और मादा से फिर से X गुणसूत्र आए। तो इस प्रकार से पहली कंडीशन में XX गुणसूत्र होंगे संतति में और वो क्या होगी, मादा होगी, और दूसरी कंडीशन के अंदर XY गुणसूत्र होंगे जो नर होगी। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि जो लिंग निर्धारण होता है उसमें पुरुष या नर का मुख्य रोल होता है, इसमें मादा का कोई रोल नहीं होता है। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ या दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है। तो इसका आंसर है दीर्घ दृष्टि या दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस काम आता है। इसकी ट्रिक है यानी कि अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है।
तो इसको जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती हैं, सर्वाधिक होती हैं। और सुबह क्या होता है, सूर्य जो होता है वो अत्यधिक दूरी पर स्थित होता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए वातावरण से, वायुमंडल से, अनेक परतों से गुजरता है। तो उसमें क्या होता है, अधिकांश जो सूर्य का प्रकाश का भाग होता है वो वातावरण में उपस्थित कणों के द्वारा और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, और उसका कुछ भाग ही जो लाल रंग का प्रकाश होता है वही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। तो लाल रंग का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है, तो उससे क्या होता है कि हमें सिर्फ सुबह और शाम को लाल रंग का सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व कोई एक उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, और इसका जो उपयोग होता है वो होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है और पेयजल के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने में किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र एवं एक उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा भी कहते हैं, और इसका जो उपयोग होता है वो होता है सोडा अम्ल में अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के बाकी अम्ल और क्षार में अंतर लिखना है। तो अम्ल एक तरफ, क्षार, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार क्या होते हैं, नीले लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसकी याद करने का तरीका है, अनीला, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, और क्षालानी यानी कि क्षार जो है लाल को नीला कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में अथवा में है, या तो आपको वो ऊपर वाले तीनों करने हैं या फिर इनमें से ये करने हैं। तो ये सुमेलित करने, एक तरफ है अम्ल के प्राकृतिक स्रोत और अम्लों के नाम, इनको मिलान करना है। तो संतरा क्या होता है, संतरे के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, आंवले के अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और नेटल डंक या चींटी के डंक में, लाल चींटी के जो डंक होता है उसके अंदर होता है मेथेनोइक एसिड, और इमली के अंदर कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, दावन सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जो दावन सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इसके जो उपयोग होते हैं, दावन सोडे के उपयोग होते हैं, जो जल की अस्थायी कठोरता होती है उसको हटाने के लिए दावन सोडे का उपयोग किया जाता है। और बोरोक्स नामक एक सोडियम यौगिक होता है, उसके उत्पादन में भी दावन सोडे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में उत्सर्जन किसे कहते हैं, और मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। मानव में अपहन या डायलिसिस क्रिया को समझाइए। तो उत्सर्जन होता है मनुष्य के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती है उनके फलस्वरूप जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं और जो अतिरिक्त लवण होते हैं उनको शरीर से बाहर निकलना या त्यागना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट है, उत्सर्जन का नामांकित चित्र इस प्रकार से आपको बनाना है, और उसके अंदर आपको नाम अंकित करने हैं। बायां वक्र हो गया, वृक्क हो गया, मूत्रवाहिनी हो गई, मूत्राशय हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, दायां वृक्क हो गया, महाशिरा, महाधमनी, इस प्रकार से आपको नाम अंकित करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसी का भाग, अपहन क्रिया या डायलिसिस क्या होता है। तो जब मनुष्य के अंदर उत्सर्जन तंत्र में जो किडनी होती है वो अपना काम करना बंद कर देती है या उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, गिरावट आ जाती है, तो वो रक्त को पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर पाती है। तो रक्त को शुद्ध करने के लिए क्या होता है, मनुष्य के शरीर से संपूर्ण रक्त को बाहर निकाला जाता है और उसको एक कृत्रिम वृक्क के अंदर उसको गुजारा जाता है और उसको शुद्ध किया जाता है। और शुद्ध करने के बाद में जो शुद्धिकृत रक्त होता है उसको फिर से रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। और जो ये कृत्रिम वृक्क होता है इसके कार्य और प्राकृतिक वृक्क के कार्य में एक अंतर यह होता है कि जो कृत्रिम वृक्क में पुनर्वशोषण की जो क्रिया होती है वो नहीं होती है, बाकी सारा सेम होता है, और इसी क्रिया को डायलिसिस या अपहन की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं, और मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ और भोजन के पाचन लार का एक कार्य बताओ।
तो ये अथवा में क्वेश्चन है, या तो आपको ये ऊपर उत्सर्जन तंत्र वाला क्वेश्चन करना है या फिर आपको पाचन तंत्र वाला क्वेश्चन करना है। तो इसको देख लेते हैं। पाचन जो होता है, पाचन क्या होता है? मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है उसके अंदर जटिल और अघुलनशील पदार्थ होते हैं, उनको एंजाइम की सहायता से सरल और विसरणशील पदार्थ में बदलना की क्रिया जो है पाचन कहलाती हैं। और पाचन तंत्र का इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है और उसमें नाम अंकित करना है, जैसे मुख गुहा हो गया, ग्रसिका हो गया, जिह्वा हो गया, डायफ्राम, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय, परिशेषिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र। इस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना है और नाम अंकित करने हैं। नेक्स्ट है लार का कार्य। तो लार एक क्षारीय तरल है और ये इसमें टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है जो मंड को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। मंड यानी कि स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य कौन करता है? लार करती है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ जब वस्तु फोकस एफ पर स्थित हो। और नेक्स्ट है इसी में आभासी तथा वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखिए। तो पहला देख लेते हैं, ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में क्या होता है? इसकी जो उभरी हुई सतह होती है इसमें परावर्तक पॉलिश होती है और जो दशावर्ग भाग होता है वो परावर्तक सतह का कार्य करता है। और इसमें जो वस्तु हैं वो फोकस पर स्थित है। इससे जो किरणें निकल रही है वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी? समांतर हो जाएगी। समांतर हो जाएगी तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो इस प्रकार से जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट है इसी में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख बनते हैं, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो दर्पण के पीछे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में अथवा में कि उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। और नेक्स्ट है दर्पण और लेंस में 2 अंतर लिखिए। तो ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस उभरा हुआ सतह होती है दोनों इसकी, और अनंत पर वस्तु स्थित है तो जो किरणें आएगी वो समांतर होगी, और ये समांतर किरणें लेंस से गुजरने के बाद में एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है और इस बिंदु को फोकस करते हैं और यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है दर्पण और लेंस में अंतर। तो दर्पण क्या होता है? किसी कांच की पट्टिका के किसी एक और परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करने से दर्पण का निर्माण होता है, जबकि लेंस जो होता है वो पूर्ण रूप से पारदर्शी माध्यम होता है और ये 2 पृष्ठों से घिरा हुआ रहता है। और जो दर्पण होता है इसमें दूसरा अंतर है कि दर्पण एक ही गोलीय पृष्ठ पाया जाता है दर्पण में, जबकि लेंस के अंदर 2 गोलीय पृष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।